Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can, of course, call us on 2331 4444 2342 1050 and 2331 0464. I am Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, स्पर्श सक्सेना। जी धन्यवाद। नमस्कार। घड़ी का इशारा हो गया शाम 6:30 का और आप सभी श्रोताओं का हम आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र में स्वागत करते हैं। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें लेकर हाजिर हैं। जैसा कि आज शनिवार है, आप हमसे शेयर बाजार और आर्थिक मामलों से जुड़े सवाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, हम किसी खास स्टॉक और कंपनी विशेष पर चर्चा नहीं करते हैं। आप हमें इन फोन लाइन्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 23314444, 23421050 और 23310464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर्स पर कॉल करने से पहले एसटीडी कोड 011 यानी 011 लगाना ना भूलें। आज चर्चा के लिए और आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार राजीव रंजन। राजीव जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं गौरा धवनलाल। Thank you, Sparsh, and Rajiv, once again, welcome to the program. A quick look at the headlines. In the week, BSE Sensex adds 1,027 points. Nifty 50 surges 1.2%. All three U.S. indices post weekly gains. Dow Jones closes at a record high. And crude prices fall on the week as investors weigh expectations for higher global supply against fresh stimulus from China. इस सप्ताह भी भारतीय बाजारों में बढ़त का सिलसिला जारी। सेंसेक्स 1027 अंक बढ़ा, निफ्टी में 1.2% की वृद्धि। तीनों अमेरिकी सूचकांकों में साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई। डाउ जोन्स रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ और कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति में वृद्धि की संभावनाओं के चलते कच्चे तेल की कीमतों में साप्ताहिक स्तर पर गिरावट देखी गई। और सबसे पहले नजर डालते हैं साप्ताहिक शेयर बाजार पर। लगातार तीसरे सप्ताह भारतीय बाजारों में बढ़त का सिलसिला जारी रहा। चीन द्वारा प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सकारात्मक माहौल बना, जिसके कारण इस सप्ताह घरेलू बाजारों ने रिकॉर्ड स्तर दर्ज किए। इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स ने 1027 अंक यानी 1.2% की बढ़त देखने को मिली। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 388 अंक यानी 1.5% की वृद्धि दर्ज की गई। शुक्रवार को सेंसेक्स ने 85,978 और निफ्टी ने 26,227 के रिकॉर्ड स्तर को छुआ। नजर डालें बीएसई के लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप पर, तो इस सप्ताह तीनों ही सूचकांकों ने रिकॉर्ड स्तर को छुआ। लार्ज कैप सूचकांक में 1.5% की वृद्धि देखी गई। मिड कैप में 0.7% की तेजी देखने को मिली और स्मॉल कैप लगभग दूसरे सप्ताह सपाट रहे। और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं राजकुमार। राजकुमार जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। प्लीज सवाल पूछें अपना। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल ये है कि एक जनरल कोई आदमी एब्सेंट हो जाए और ब्रांच में उसके डॉक्यूमेंट्स खो जाएं, जो भी पासबुक, चेकबुक, और उसको कोई यूज न कर पाए, और इसके लिए हमें ब्रांच में अदर आदमी, मतलब जिसका खोए वो अगर नहीं कंप्लेंट करता, दूसरा आदमी कंप्लेंट करके अकाउंट्स को कैसे ब्लॉक कर सकता है, इसके बारे में पहली बात ये बताएं। दूसरा सवाल ये है कि ये जो आपका हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो गोल्ड खरीदने की अगर हमारी, इसके लिए भी क्या हम गोल्ड पर्सनल खरीदने में फायदा है क्या, आप बताते हैं इस बारे में।
देखिए राजकुमार जी, जहां तक पहला सवाल है उसके लिए तो आपको बैंक ऑफिशियल से कांटेक्ट करें, वो आपको ज्यादा ऑथेंटिक और ज्यादा डिटेल्ड प्रोसेस आपको बता पाएंगे। लेकिन जहां तक गोल्ड खरीदने की बात है तो ये आपके एसेट एलोकेशन पर काफी निर्भर करता है। आमतौर पे हम भारतीय लोगों की यह आदत होती है या हमारी परंपरा में है या हमारे परिवारों में रहता है कि सोना हमारे पास पहले ही काफी ठीक ठाक मात्रा में रहता है। जबकि आमतौर पे यदि आप निवेश के विशेषज्ञों से पूछें तो वे कहेंगे कि आपको सोने में अपने कुल संपत्ति का ज्यादा से ज्यादा 5, 10, बहुत हुआ तो 15 इतना ही हिस्सा प्रतिशत में रखना चाहिए। वो निर्भर करता है आपके रिस्क प्रोफाइल पे, काफी सारी बातों पे। आपकी आमदनी किन स्रोतों से है, वो रेगुलर इनकम है या उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। काफी तरह से आपकी रिस्क प्रोफाइल जांची जाती है, उसके हिसाब से आपको गोल्ड में 5 to 15 इतना ही हिस्सा रखना चाहिए। आपका अपना एक बार पोर्टफोलियो पूरा एसेट क्लास जो है, हर तरह के एसेट क्लास में, उसमें रियल एस्टेट भी है, गोल्ड भी है, अगर आपने बैंकों में पैसा जमा रखा है, आपने शेयर बाजार में कुछ निवेश कर रखा है, उन सब को लेकर के आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ बैठिए। वो आपकी प्रोफाइलिंग कर देंगे और उसके बाद वो आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि सोने में आपको कितना निवेश रखना चाहिए। जी राजीव जी, अगर हम एनएससी के सेक्टर्स को देखें तो मेटल में तकरीबन 7% की बढ़ोतरी देखी गई, ऑयल एंड गैस 5% के फायदे में रहा है और ऑटो 4% के लाभ में रहा, और साथ ही पीएसयू बैंक में भी 3.4% की बढ़त देखने को मिली। इसके पीछे क्या मुख्य कारण आप देख रहे हैं? देखिए, जहां तक मेटल की बात है तो वो जिस तरह से हमने अभी खबर में सुना कि चीन में स्टिमुलस जारी किया गया है, तो उससे मेटल सेक्टर को फायदा मिलने की उम्मीद सीधे तौर पे जग रही है। इसलिए आपको वहां पे काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। साथ में बाकी जो भी सेक्टर्स आपने मेंशन किए हैं, जैसे ऑटो सेक्टर है, तो अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो मार्केट को सीधे तौर पे ये उम्मीद जग रही है कि फेस्टिव सीजन में अच्छी सेल्स होगी। उसका एक एडवांटेज वहां पे मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा एफआईआई बाइंग हाल में काफी अच्छी चली है, शुरू हुई है, और इसका एक सीधा संबंध जोड़ा जा रहा है कि जो फेडरल रिजर्व ने हाल में रेट कट किए हैं और उसके बाद फिर चाइना ने भी जो अपना जो भी स्टेप्स उठाए हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या फिर स्टिमुलस के सेंस में, तो उन सबका एक मोटा मोटा असर ये है कि एफआईआईज फिर से एक्साइटेड हुए हैं। इंडियन मार्केट्स में भी उनका पैसा आ रहा है, और जब उनका पैसा आता है तो जो भी ब्रॉड सेक्टर्स होते हैं, जो भी मेजर सेक्टर्स होते हैं, उन सब में उनकी बाइंग आएगी और उसमें बैंकिंग उसका एक नेचुरल बेनिफिशियरी है। Meanwhile, we have a caller from Delhi, Manish Chaudhary. Manish, welcome to the program. Please ask your question. जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मैं 2 महीना पहले किसी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से मैंने होम लोन लिया था। हेलो। हाँ जी, बोलिए जी। हाँ, मैंने किसी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से 2 महीना पहले होम लोन लिया था जी, करीब अराउंड 35 लाख करीब। तो अभी 2 महीने के अंदर इन्होंने रीजन दिखाया कि खर्चा बढ़ गया, ये है वो है करके उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया 15 पैसे। 8.65 में लिया था मैंने, अब 8.80 लगा दिया इन्होंने। अब आरबीआई का रेपो रेट भी नहीं बढ़ा, लैंडिंग रेट भी नहीं बढ़ा, इन्होंने बढ़ा दिया। तो इसके लिए मैं कुछ कह सकता हूं उनको, क्यों बढ़ाया है? देखिए, ये अनफॉर्चुनेट है। अगर आपको लगता है कि ये जिस भी कंपनी से आपने ये होम लोन लिया है उस कंपनी ने आपके साथ कुछ अनजस्टिफाइड किया है, तो सबसे पहले तो आपका उनके साथ जो भी एग्रीमेंट हुआ है आप उसे प्रॉपर तरीके से पढ़िए कि उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से लिखी हुई होंगी कि वो कितने समय पर रेट बढ़ा सकते हैं और उसका तरीका क्या होगा। यूजुअली आजकल ज्यादातर जो भी लोन लिए जाते हैं वो फ्लोटिंग रेट पे होते हैं। उसमें जो भी लेंडर है, यानी जो जिस कंपनी ने, होम फाइनेंस कंपनी ने आपको पैसा दिया है, वो इस बात की लिबर्टी पहले से लेकर के रखती है कि हाँ, जब भी सिचुएशन चेंज होगी, जब भी मार्केट्स में बदलाव होंगे, तो वो अपनी रेट्स को भी एडजस्ट करेंगे। तो ये चीज तो आपके एग्रीमेंट में पहले से होगी, लेकिन क्या वो सीधे 2 महीने के अंदर ये काम कर सकते हैं या नहीं, इसके लिए आपको अपने एग्रीमेंट को काफी केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। और अब जयपुर का रुख करते हैं। जयपुर से हमारे साथ जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछिए अपना। हेलो। हाँ, सवाल पूछे? जी जी, प्लीज सवाल पूछिए। अच्छा सर, बताइए ऑडिट कितने प्रकार का होता है? अभी जो 30 सितंबर है और फिर सुनते हैं 31 अक्टूबर है, मैंने कुछ पता भी किया था, तो 10 करोड़ के ऊपर का टैक्स ऑडिट बोलते हैं। तो ऑडिट कितने प्रकार का होता है, थोड़ा सा बताएं। 44 एडी के कुछ बताएं हमको इसके बारे में।
देखिए, इस सवाल को मुझे वापस स्किप करना पड़ेगा क्योंकि इसका बेहतर जवाब जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही दे पाएंगे। Right. I think sometimes, and you're absolutely right, Rajiv, because sometimes what happens is, the question which was just asked and some other related questions, we all have information. But I think what Jitendra is also looking for is knowledge. And for knowledge, it's always better to go to a specialist. So I think definitely very sagacious and good advice. And I'm sure our regular listener will go in. And Jitendra ji, please go to a qualified person whose specialty is this area, the best advice. And we believe, go to some people, but go for the best. So please go for that. Meanwhile, welcoming from Delhi, Nitin Kumar. Nitin, please ask your question. नमस्कार जी। Namaskar ji. सर, मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, हर आदमी ब्रांच बैंकों से लोन लेता है। मैं अपनी राय ये पूछना चाहता हूँ कि आपसे सहमति लेना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास ही 20 लाख रुपया है, मैं खुद को ही 20 लाख रुपये का लोन लेके उसको मैं अपने पे इन्वेस्ट करूँ। जैसे मैं मान लीजिए एफडी है मेरी, एफडी के थ्रू मैं बैंक से ही लोन लेता हूँ, तो मैं वहाँ मेरे को 7% मिलता है, तो वहाँ मुझे 8% से मुझे लोन चुकता करना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए कितना घातक रहेगा या फायदेमंद रहेगा? क्योंकि अगर हमने खुद का पैसा इस्तेमाल करके खर्च कर दिया तो हमारे को इकट्ठा करने में टाइम लग जाएगा, और हम इंटरेस्ट देते रहे और अपने ही पैसे को हम इस्तेमाल करते रहे और हमारा पैसा बैंक के थ्रू बैंक में ही रहेगा। तो इसमें मेरी अपनी राय है, पर्सनल राय है, मैं आपसे राय और लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। नितिन जी, ये चीज जो आपने पूछी कि आपका बैंक में पैसा जमा है एफडी के तौर पे और आप बैंक से वापस लोन लेते हैं उसी एफडी की सिक्योरिटी के अगेंस्ट, तो इसमें दो चीजें होती हैं। आपको हमेशा अपना हिसाब किताब ये करना पड़ता है कि आपको एफडी पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, और अगर आप उस एफडी को तोड़वाएं तो तोड़वाने में पेनल्टी कितनी लगेगी, क्योंकि फिर उसमें आपको ये देखना होता है कि हर बैंक के अपने अपने रूल्स होते हैं, वो इंटरेस्ट कितना काटेंगे आपका, और साथ में उस एफडी के अगेंस्ट में जब वो आपको लोन दे रहे हैं तो वो लोन कितने अधिक इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, जो आपको एफडी पर ब्याज के तौर पे मिल रहा है उसके अगेंस्ट वो कितना ज्यादा ब्याज आपके लोन पे ले रहे हैं। तो इसका हिसाब किताब करके आपको केस टू केस बेसिस पे फैसला करना होता है। Right. Before we actually take once again a little more detailed look at the stock market, I think that's really one of the most exciting parts of the program. We like to request all our listeners once again and repeat the telephone numbers. Of course, listeners, we look forward to your calls. Please call us on 23314444, 23421050 and 23310464. Meanwhile, a detailed look at the stock market. The market extended gains in the third consecutive week and continued its record-making run during the week ended September 27th, led by positive global markets after stimulus announcements by China. This week, the BSE Sensex added 1,027 points or 1.2% to end at 85,571, while the Nifty 50 index rose 388 points or 1.5% to end at 26,179. On September 27th, the BSE Sensex and Nifty touched a fresh high of 85,978 and 26,277 respectively. The BSE Mid-Cap Index jumped 0.7% and touched a fresh high during the week. The BSE Small Cap Index ended flat for the second consecutive week, but hit a new high. The BSE Large Cap Index rose 1.5% to touch new highs during the week. All sectoral indices ended in the green, while the Nifty Metal Index rising 7%, Nifty Oil and Gas Index jumping 5%, Nifty Auto Index adding 4%, and Nifty PSU Bank Index adding 3.4%. These were some figures. Rajiv, please help us understand, and I think we can take this question after, we have a new caller, Yogesh Sharma from Delhi. A little more understanding about the market, its movement, and its current position. But right now, Yogesh ji, welcome from Delhi. Please ask your question. Thank you. My question is for emergency funds. How we should invest and keep our emergency funds in fixed deposit either or in liquid or debt funds, and what is the main difference between them in tax funds? जी, योगेश जी, आमतौर पर ये माना जाता है कि इमरजेंसी फंड में आपके पास 6 महीने से लेकर के साल भर तक का या 1.5 साल तक का
पैसा होना चाहिए आपके खर्चों का। वो हर कोई अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से या कह लें कि अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से देख सकते हैं कि उन्हें वास्तव में कितना रखना है, लेकिन ये कम से कम 6 महीना और 1.5 साल तक का रखा जा सकता है। इतना पैसा आपके पास इमरजेंसी फंड में होना चाहिए कि अगर इस दौरान आपकी कोई आमदनी नहीं होती है, जैसे नौकरी छूट गई या कोई बिजनेस बंद हो गया, इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड इतना होना चाहिए। फिर आपने पूछा कि ये पैसा रखना कहाँ है। इसको आप कुछ टुकड़ों में बांट सकते हैं। पहली चीज, कुछ पैसे तो ऐसे होने चाहिए जो सीधे सीधे आपके सेविंग अकाउंट में पड़े हों, जो आप कभी भी खर्च कर सकें अपने डेबिट कार्ड से कहीं भी, क्योंकि कब कहाँ कितनी जरूरत पड़ेगी अचानक उसका नहीं पता होता है। अगर आप एफडी तोड़वाने जाएं तो उसमें भी एक दिन तो लग ही जाएगा प्रैक्टिकल तरीके से। इसके अलावा आपके पास लिक्विड फंड्स के ऑप्शन होते हैं म्यूचुअल फंड में, वहां भी आपको एक दिन के अंदर पैसा मिल जाता है। तो आप कुछ पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रखेंगे, कुछ पैसा आप एफडी में रखेंगे, कुछ पैसा आप लिक्विड फंड में रख सकते हैं। इस 3 तरीके से बांट करके आप अपने इमरजेंसी फंड को रख सकते हैं। Right. So we have more good news, and while we wait for our next caller to come in, this is about India's foreign exchange. India's foreign exchange reserves have surged by $2.8 billion to touch a new lifetime high of $692 billion. An RBI press release has informed that foreign currency assets, a major part of the overall foreign exchange reserves, increased by $2.05 billion to $605 billion. In the previous week, the reserves had increased by $223 million to $689 billion. Gold reserves also increased by $726 million in the reporting week to reach $63 billion. The country's special drawing rights with the International Monetary Fund went up by $121 million to reach $18.5 billion. However, India's reserve position with the IMF went down by $66 million to $4.4 billion. Well, we are very excited to have Mr. Atanu Saha from Kolkata. So our question to Rajiv ji on India's foreign exchange can wait. Atanu ji, you take priority from Kolkata. Please ask your question. Good evening. Good evening. My question is, somebody, number of person asking matter of loan, because the time of loan to do something. So my question is pledging of shares. Is it is good for that particular stock or particular company or particular award in financial situation? बेटा जी, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही थी, लेकिन जो मैं समझ पाया आपके सवाल को कि अगर किसी कंपनी ने अपने शेयर प्लेज कर रखे हैं, कंपनी खुद नहीं करेगी, आमतौर पे प्रमोटर्स कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग को प्लेज करते हैं। आमतौर पे ये चीज कंपनी के लिए या उस स्टॉक के लिए, शेयर के लिए निगेटिव समझा जाता है, परसेप्शन उसका ठीक नहीं बनता है। इसका मतलब यह है कि प्रमोटर्स कहीं पे कमजोर हैं, इसे एक वीकनेस के तौर पे देखा जाता है। तो कई बार ये हो सकता है कि प्रमोटर्स उस शेयर को प्लेज करके उस कैपिटल को किसी और बेहतर प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करना चाहें, लेकिन वो फिर आपको केस टू केस समझना पड़ेगा। इंडिविजुअल मामले में जिस कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं, उस कंपनी में आपको डीपर जाकर के थोड़ा सा स्टडी करनी पड़ेगी कि प्लेज करने का रीजन क्या है, कितना किया गया है, प्लेज करने की मात्रा कितनी है। मतलब सपोज अगर किसी कंपनी में, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं कि किसी कंपनी के प्रमोटर के पास 70% स्टेक है और उसने 5% स्टेक कहीं प्लेज कर दिया है, तो शायद आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर एक ट्रेंड बन जाए कि वो हर क्वार्टर में कुछ प्लेज बढ़ता जा रहा है, तो फिर ये एक चिंता की वजह हो सकती है। अगर किसी कंपनी में प्रमोटर के पास 25% के आसपास ही स्टेक है और उसमें उसने 10% स्टेक को अगर प्लेज कर दिया है, तो ये आपके लिए काफी चिंता की बात होनी चाहिए। तो ये हर मामले में प्लेज को अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जी, और कलकत्ता के बाद रुख करते हैं राजधानी दिल्ली का। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं सुखदेव। सुखदेव जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, प्लीज सवाल पूछिए। गुड इवनिंग टू मार्केट मंत्र टीम। सर, आई वांट टू नो वन क्वेश्चन, that after trillion, is there any word to nominate the number? And in Hindi, is there any word after kharab to indicate the number, sir? This is the question, sir. Please reply, sir. Thank you. सुखदेव जी, हिंदी में तो संख्याओं के लिए मतलब इतने शब्द हैं हिंदी में या संस्कृत में, आप खरब के आगे शंख पद्म महापद्म कितना आप गिनते जाएंगे, गूगल कर लीजिए, आपको सारा उत्तर मिल जाएगा। जी,
We move on to the U.S. market. The blue chip Dow Jones Industrial Average closed at a record high as a subdued inflation report stoked hopes for more Federal Reserve rate cuts, which also boosted small cap stocks and enabled Wall Street's three main indices to post weekly gains. The technology heavy Nasdaq slipped for the day while the S&P 500 edged slightly lower, but both indices stayed close to recent record highs. The Dow Jones Industrial Average rose 0.33%, the S&P 500 lost 0.13%, and the Nasdaq Composite lost 0.39%. जी, और दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर। नमस्कार। मार्केट मंत्र की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं। मेरे साथ एक तो सवाल है और दूसरा सजेशन है जिससे अगर आप गौर कर पाए तो। सवाल ये है कि अगर किसी भी बैंक में या कहीं पे हमने किसी नॉमिनी को रखा हुआ है, मैं एक बैंक अकाउंट का ही एग्जांपल लेता हूँ कि बैंक अकाउंट में नॉमिनी को रखा हुआ है और किसी हादसे में अकाउंट होल्डर और नॉमिनी दोनों की ही साथ मिसहैप हो जाता है या डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में उस अकाउंट का क्या रहता है? क्योंकि फैमिली के लिए अगर विल नहीं हो तो बड़ा मुश्किल काम है उस फंड को यूज कर पाना या ले पाना। ये तो मेरा पहला सवाल हुआ सर। और दूसरा एक सजेशन है कि इसमें अगर आप अपना प्रोग्राम का टाइम बढ़ा के कुछ इसमें पर्सनल फाइनेंस जैसे इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, रिटायरमेंट के लिए लोगों के बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं, होम लोन के ऊपर और एक उस तरह की कोई चीजों पे भी 15-20 मिनट का या अगर प्रोग्राम करें तो जनरल पब्लिक को बड़ा फायदा होगा। इसके साथ एक चीज और है छोटी सी सर, कि गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जो आम जनता को उसकी नॉलेज नहीं होती। अगर उसके बारे में कोई ऐसी स्कीम्स जैसे कि इंश्योरेंस से रिलेटेड है या कोई और बिजनेस से रिलेटेड स्कीम्स है जिससे कोई आदमी अपना बिजनेस में यूज करके मुनाफा कर सकता है, तो उस तरह की स्कीमों के बारे में भी अगर अलग से कुछ थोड़ा सा प्रोग्राम करें और उसके बारे में बताएं तो बड़ा हेल्पफुल। थैंक यू सर। जी राजीव जी। देखिए, आपके जो सुझाव हैं उसके बारे में तो जो हमारे एस्टीम्ड एंकर्स है वही बता पाएंगे, लेकिन जहां तक आपका वो नॉमिनी वाला सवाल है उस पर मैं इतना आपसे कह सकता हूं कि यदि किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो खाता धारक है और जो नॉमिनी है दोनों ही नहीं रहते हैं, तो वैसे स्थिति में जो भी उस खाता धारक के मतलब जो वारिस होंगे उनको बैंक में जाकर के अपना दावा करना होगा, उन्हें बताना होगा, सारे कागजात देने होंगे और उसमें उस स्थिति में खाता धारक और नॉमिनी दोनों की मृत्यु के जो प्रमाण पत्र हैं वो बैंक के सामने रखने पड़ेंगे। साथ में जितने भी उत्तराधिकारी होंगे, वैध उत्तराधिकारी होंगे उस संपत्ति के, उन सबको सम्मिलित रूप से वहां बैंक में जाकर के आवेदन करना होगा और फिर वो पैसा उन्हें मिल जाएगा। जी राजीव जी, एक बार फिर हम बाजार पर आते हैं और बाजार की बात रखते हैं कि हर आम निवेशक के मन में एक दुविधा इस समय बनी हुई है कि 86,000 के आसपास लगभग हम पहुंचने वाले हैं और निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन कई स्टॉक्स हैं जो काफी लोअर लेवल पे हैं। अब ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि क्या वो वाकई में अंडर वैल्यूड है या कि उनमें निवेश किया जा सके या फिर बाजार गिरने का वेट किया जाए? तो इस समय में उस आम निवेशक को क्या करना चाहिए, क्या आपकी सलाह रहेगी? मेरी सलाह रहेगी कि आप इंडेक्स को मत देखिए, आपके पास कौन सा शेयर है आप उसको देखिए, उस शेयर की कमाई कैसी चल रही है, मतलब उसके नेट प्रॉफिट्स कैसे हैं, उसकी सेल्स ग्रोथ कैसी है, कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जैसे आमतौर पे लोग देखते हैं प्राइस अर्निंग मल्टीपल, उसमें थोड़ा सा उसका वेरिएशन होता है, प्राइस अर्निंग ग्रोथ पीईजी मल्टीपल अगर आप देखें वो ज्यादा बेहतर तरीका होगा अगर आप देख सकें उसे, तो बुक वैल्यू देखी जाती है। इस तरह से तमाम अलग अलग पैरामीटर्स पे आप देखिए कि वैल्यूएशन कैसा है। आप सेंसेक्स, निफ्टी, इन सारे इंडिसेज को देखना छोड़ दीजिए और सिर्फ ये देखिए कि आपके पास जो शेयर है वो सस्ता लग रहा है या महंगा लग रहा है। जी, और एक सवाल और आता है इस पर कि जब बाजार क्या है, नया निवेशक जो है या आम निवेशक जो पिछले कुछ सालों में जुड़े हैं उनको लगता है कि बाजार
अब क्योंकि रैली कंटिन्यू है तो उस समय में उन्होंने भी वो फेज देखा ही नहीं है जो बेयर फेज एक चलता है। तो ऐसे में क्या करें, जैसे कि हमने पीछे बीते कुछ दिनों पे देखा, या तो रिजल्ट वाले दिन था या एक आधा दिन और ऐसा आया जब नेक्स्ट डे ही रिकवरी आई और बाजार वहां से फिर से रैली करना शुरू हुआ। तो ऐसे में निवेशक जो है बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है कि इन्वेस्ट करते जाएं। तो उस दौर से बचने के लिए कैसे उसको आगे बढ़ना चाहिए? जी, पर वापस जब आप ये बात कह रहे हैं कि बाजार चढ़ जाता है, एक दिन गिरता है, फिर चढ़ जाता है, यहाँ पर आप इंडेक्स को देख रहे होते हैं जी। तो मैंने यही आपसे निवेदन किया कि इंडेक्स देखना छोड़ दीजिए और जो आपके हाथ में शेयर है, जिसमें आपने पैसा लगा रखा है या जिसमें आप लगाना चाहते हैं, आप उस शेयर की, उस कंपनी की एनालिसिस कीजिए पूरी। अगर वो आपको लग रहा है कि हाँ अभी भी उसके भाव ठीक हैं, जैसी उस कंपनी की ग्रोथ है उस हिसाब से वैल्यूएशन ठीक है, तो फिर आप उसमें पैसा लगाएं, बने रहें। अगर आज की तारीख में आपको सस्ता बहुत नहीं मिलने वाला है, आप बहुत ज्यादा अच्छी उम्मीद करेंगे तो आपको फेयर वैल्यूएशन वाले शेयर मिलेंगे या बहुत महंगे शेयर मिलेंगे या महंगे शेयर मिलेंगे। अब आज की तारीख में यही 3 कैटेगरी होगी, थोड़ा बहुत फेयर वैल्यूएशन या महंगा या बहुत महंगा। तो अगर आप फेयर वैल्यूएशन के साथ हैं और बाजार अचानक कभी गिरता भी है तो आपको चोट कम लगेगी। लेकिन अगर आप बहुत महंगे शेयरों में अटके हुए हैं, क्यों? इसलिए कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से अपने भाव में वृद्धि देखी है, आप उस वृद्धि को देख करके ये सोचें कि अगले 6 महीने में भी भाव उसी तरह से बढ़ते रहेंगे, तो वो सीधे सीधे लालच का मामला है, वो निवेश का मामला नहीं है। उस लालच में फंसेंगे तो बाजार जब कभी अचानक गिरता है तो वहां पर लालच की जगह डर आ जाता है और उस डर में किसी को बचने की जगह नहीं मिलती। Very well, I think, put Rajiv, because as they say, don't get attached to your shares and let's have real expectations and manage your expectations. I think that is the mantra. Exactly. Also, just wanting, and if Mr. Surendra is still listening, your suggestions regarding the additional programs and the additional topics you want covered, our producers are listening to the program, our directors are also listening, so I'm sure somewhere they will take cognizance of that and whatever is the best, they'll work something out. And I think you put it in the right plate. It is there. Moving on quickly to crude prices. Oil prices settled higher on Friday, but fell on the week as investors weighed expectations for higher global supply against fresh stimulus from top crude importer China. On a weekly basis, Brent settled down around 3%, while WTI fell by around 5%. Brent crude futures settled up 38 cents or 0.5% at $71.89 per barrel. US West Texas Intermediate crude futures settled up 51 cents or 0.7% at $68.18. Right. So I think, quickly before we say thank you to our listeners and to you, we'd like to understand from you, Rajiv, the market, as you said, is on a high. Our foreign exchange reserves have gone up. I think China's demand is picking up in crude oil, but by and large, crude oil has given the Indian economy good support. All this is good news for the Indian market? Certainly, yes. We are at the better place. We are positioned better in comparison of all the major economies. तो हमारे लिए अभी फिलहाल कोई बड़ी चिंता नहीं है. दुनिया में उथल-पुथल कहीं-कहीं हो रही है, लेकिन सबसे बेहतर बात यह है कि हम दुनिया में सबसे ब्राइटेस्ट स्पॉट अभी भी बने हुए हैं. And as they say, don't think short, think longer. अभी समय तो बहुत बाकी है ना अभी. बिल्कुल जी. Right. और श्रोताओं, अब वक्त है इस कार्यक्रम को यहीं विराम देने का. राजीव जी, कार्यक्रम में आने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत धन्यवाद. अंत में हेडलाइंस के साथ एक बार फिर गौरा धवन लाल. Yes, and Rajiv, thank you once again. Listeners, before we close, a quick look at headlines in the week. BSE Sensex adds 1,027 points. Nifty 50 surges 1.2%. All three U.S. indices post weekly gains. Dow Jones closes at a record high. And crude prices fall on the week as investors weighed expectations for higher global supply against fresh stimulus from China. And that's it for today. Namaskar. Market Mantra.